नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक नए अतिथि, नए व्यालोकवाणी के लिए हैं। हालांकि आपने इनको हमारे साथ देखा होगा पहले भी, प्रारब्ध के मंच पर देखा होगा, कई और मंचों पर रहते हैं। डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी, एक नाम और कई परिचय। डॉक्टर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। पसमानदा मुसलमानों के हक व हुकूक के लिए इन्होंने पहली बार आवाज उठाई और उसके लिए लगातार लड़ते हैं, लगातार लिखते हैं, लगातार बोलते हैं, एडवोकेसी करते हैं। और इन्हीं जैसे कुछ चंद लोगों की जिद का परिणाम है कि आज पसमानदा मुसलमानों की बात होने लगी है। लोग ये भी जानने लगे हैं कि मुसलमानों में भी वर्ग होते हैं, वरना आज तक एक दिलफरेब झूठ हमें पढ़ाया जा रहा था कि एक सफे में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। ये हो सकता है इस्लाम की असली शिक्षा में हो, लेकिन भारत में जो भी दिखता है वो जाति में जकड़ा हुआ है। और अभी तो प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है। फिलहाल स्वागत करते हैं डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस जी, चैनल बहुत पर। बहुत आभार व्यालोक जी, और आपको और दर्शकों को प्रणाम। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जून को कहा था कि अब उसके बाद जब उन्होंने शपथ ली और जब वो लोकसभा में गए तो उन्होंने कहा कि अब कांग्रेसी इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उसके बाद अभी जी हालिया जो चुनाव हुए हैं हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के, कांग्रेस का जो सिस्टम उछल रहा था लगातार कि हमारी जीत हो गई है, हम फलाने से इतने से उतने पर चले आए हैं। हालांकि 99 ही थे, 3 अंकों में भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन और जिस तरह एकदम घोषणा हो गई थी कि हरियाणा चुनाव कांग्रेस जीत रही है, वो सब नहीं हुआ। गुब्बारा फूट गया। और पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री ने जो बात नहीं बोली वो चुनाव के बाद बोल रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू समाज के जातियों की तो बात करता है, खंड खंड में बांटने की कोशिश करता ही है कांग्रेस, लेकिन मुसलमानों में भी जो इतने विभेद हैं, जातियों में जो मुसलमान समाज इतना बंटा हुआ है, उस पर कभी बात नहीं होती है। खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर पर आप जिस चीज के लिए लड़ रहे थे वो मुद्दा प्रधानमंत्री ने खुद अपनी अपनी जुबान से कहा, अपने मुंह से कह दिया। जी, बिल्कुल, ये काफी प्रसन्नता की बात है कि हम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं इस चीज के लिए। लेकिन इतने बड़े, मैं भारत का समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा, राष्ट्रपति के बाद एक संवैधानिक बड़ा पद है। और देश का प्रधानमंत्री जब कोई बात कहता है तो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक में इसकी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री सिर्फ इस बार नहीं, लगातार मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात को एड्रेस करते रहे हैं। उन्होंने तो जो भोपाल में जो मीटिंग हुई थी कार्यकर्ताओं की, उसमें उन्होंने उन उन जातियों का नाम लिया, मुसलमानों की जातियों का, जो अच्छे अच्छे सामाजिक शास्त्र के जो विद्वान है उनको भी नहीं पता होगा उन जातियों का। यानी साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक सारी जातियों को उन्होंने मेंशन किया। देखिए, मैं इस बात को मैं प्रसन्न हूँ कि हमारे समाज में जो एक जड़ता है, जो सामाजिक न्याय की का जो अभाव है, या मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां हैं, या मुस्लिम समाज में जो सांप्रदायिकता है, जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता है, उस पे अब खुल के बात हो रही है और देश के प्रधानमंत्री इसको एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री की लोकेशन से मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री ने यह बात करके, जिस पार्टी से वो आते हैं और उस पार्टी पे एंटी मुस्लिम और मुस्लिम विरोधी का लेबल लगा होता है, उस पार्टी से आने वाला एक प्रधानमंत्री मुस्लिम समाज में, आप देखिए, ट्रिपल तलाक का बिल ले आते हैं वो। और इसका मतलब है मुस्लिम समाज में कुरीतियों को लेके सचेत है। दूसरा, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को लेके सचेत है, इसलिए लगातार बार बार कह रहे हैं। और देखिए, अपने कार्यकर्ताओं की क्लोज मीटिंग में कहा कि आप इनके वोट के चक्कर में नहीं रहो, ये वोट दे या ना दे, इनके समाज में जाओ, सोशल जस्टिस का काम करो। तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि सरदार पटेल के बाद इतने बड़े वैधानिक पद पे बैठा कोई व्यक्ति, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इस पे थोड़ा सा वो काम किया है। तो एक बहुत ही, मैं इसको उर्दू का एक शब्द है खुश आइंद, यानी इसको बहुत ही अच्छा मैं भविष्य इसका समझता हूँ, और इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी विडंबना है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने राष्ट्र की निर्माण की बात है, वो उस हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं कि 15 करोड़ के लगभग आसपास जो ये समाज है, इसको हम मुख्य धारा से दूर, वंचित नहीं छोड़ सकते हैं कि कोई समाज इनको रेडिकलाइज करे, इनको हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता में बांधे रहे। लेकिन मैं, बड़ा दुख होता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं
और जो सामाजिक न्याय की पार्टी है, ये भी आप देखिए, विपक्ष की चलो कांग्रेस पार्टी है जिसको सामाजिक न्याय में बहुत रुचि नहीं रही है, आप तमाम देख सकते हैं। आज ये ओबीसी ओबीसी जातीय जनगणना करते घूम रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि जो है यहाँ ओबीसी क्यों नहीं है, वहां ओबीसी क्यों नहीं। तुमने जो है 70 साल तुमने राज किया, तो ये तुम्हारी करतूत है ना कि यहाँ ओबीसी नहीं वहां ओबीसी नहीं है। मैं तो समझता हूं कि मोदी जी ने जो अब तक के तीसरा कार्यकाल है, आप देखेंगे तो भारत में अब तक के कैबिनेट मंत्रालय देखा जाए, मंत्रालय को अगर देख लिया जाए केंद्र सरकार की, इतने ओबीसी कभी नहीं थे। ये तो मोदी जी के शासनकाल में आपको दिख रहा है। तो ये राहुल जी को खुद से सवाल पूछना चाहिए कि शासन तुम कर रहे हो, सवाल हमसे कर रहे हो। तो ये ढोंग है। दूसरा, वो दिन भर जातीय जनगणना ओबीसी की बात कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को एक मोनोलिथ समाज मान के चल रहे हैं, जबकि वो जानते हैं सारी कमेटी है, सच्चर कमेटी जिस रिपोर्ट का हवाला दिया था उसमें चैप्टर नंबर 10 में मुसलमानों की जातियों में लिखा है, काका कालेकर से लेके मंडल कमीशन से लेके सारी, एक कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। तो इसको जानबूझ के ढकना छुपना, तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, हिंदू समाज में जातियां गिन रहे हैं, बता रहे हैं, चलिए हम आपकी नियत मान भी लेते हैं कि ठीक है आपको हिंदू समाज में सामाजिक न्याय चाहिए, फिर मुस्लिम समाज को क्यों छोड़ दे रहे हो? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप सत्ता प्राप्ति के लिए इतने लालायित हैं कि अब आप हिंदुओं की जातियों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को चाहते हैं कि मध्ययुगीन मानसिकता में पड़ा रहा है और एक मुश्त सांप्रदायिक आधार पर इनको एक वोट दे, और वो भाजपा से डराते भी रहते हैं। अगर ये वाकई हिंदू समाज में भी सामाजिक न्याय को लेकर ये लोग सीरियस नहीं है, अगर सीरियस होते तो कांग्रेस का चरित्र आप देख लीजिए, क्योंकि सत्ता से दूरी अब बहुत दिन हो गया, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तो जो समझ में आ रहा है, आए बाएं शाएं अपना फेंकम फेंक, कहीं से हमको सत्ता मिल जाए, चाहे वो हिंदुओं को बांट के मिल जाए तो हम ले लेंगे सत्ता, या मुसलमानों को जोड़ के ले ले तो ये सत्ता। सामाजिक न्याय के प्रति सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होते तो इनका अच्छा देखिए, अगर ये सामाजिक न्याय की बात खाली हिंदू समाज में कर रहे तो यही सांप्रदायिक बात हो गई ना, कि आप हिंदू समाज में सुधार की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज में नहीं कर रहे। इसका मतलब आप बिल्कुल सांप्रदायिक लाइन पे चल रहे हो और इल्जाम प्रधानमंत्री पे लगा रहे हो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हो। जी पहलोक जी। एक चीज जो बहुत गौर करने की बात है कि मुस्लिम समाज का विभाजन हमें सड़कों पर भी स्पष्ट दिखता है। मतलब हमारे आसपास जो समाज है, अगर हम, हमारा दोस्त है, कोई मुसलमान दोस्त है, अगर वो अशराफ है, क्योंकि मैं कैसे जानता हूं, मैं कहीं से पढ़ के, या मैंने जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा है उससे मेरे जैसे लोग नहीं जानते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर कोई पठान है तो वो बार बार बोलता है कि अरे मैं पठान हूं, मैं उच्चवर्णीय हूं। बल्कि कई तो ये भी बोलते हैं कि भाई जो हिंदू ब्राह्मण थे वो जब कन्वर्ट हुए तो वो पठान बन गए। मतलब मैं ये सामाजिक गुत्थियां बता रहा हूँ। सामाजिक गुत्थियां जो हैं, उसी तरह से कुछ त्यागीज हैं जो बाकायदा कन्वर्टेड हैं, लेकिन उनके नाम के साथ त्यागी भी लगा हुआ है। अभी मैं जिस इलाके से आता हूं, मिथिलांचल से, बिहार के, वहां पर बाकायदा ब्राह्मणों की, मैथिल ब्राह्मणों की एक टाइटल खान होती है और वो मैथिल ब्राह्मण है। लेकिन जैसे हमारे एक सीनियर हैं कुंदन कानन खान या सविता झा खान, एक बहुत हिंदी साहित्य की बड़ी 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 हस्ताक्षर है, नाम है। और उषा किरण खान, रामचंद्र खान डीजीपी थे। तो ये जो सामाजिक, जो हमारे यहाँ का, जिसको रविंद्रनाथ ठाकुर मेल्टिंग पॉट कहते हैं, कि भाई सारे आए, और वो जो भारतवर्ष को वह मेल्टिंग पॉट कहते हैं, सभ्यताओं का मेल्टिंग पॉट। अब उसमें राहुल गांधी जो हैं वो केवल और केवल हिंदू समाज की बात करते हैं, जैसा आपने कहा अभी। और वो एकदम जाति 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 को लेकर, जबकि 2011 में उनकी सरकार थी, यूपीए 2 थी, उस समय बाकायदा जातिगत सर्वेक्षण हुआ था। 4 साल आपने उस रिपोर्ट को दबाकर क्यों रखा? और उसके बाद जब जेटली ने उस रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाई, वो भी हमने देखा है कि भाई आपने जो जातियों की संख्या थी वो 5 लाख कर दी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने वो 5,000 करोड़ का जो काम करवाया, वो अपने विभिन्न गुर्गों को दिया और एनजीओज को दिया, और उन्होंने अपने मन से जो भी भरना हुआ वो भर दिया, तो वो चला गया। वो 5,000 करोड़ रुपए का कौन देगा जवाब? और जब मुस्लिम समाज, जिसके बारे में हर एक कमिटी ये कह रही है कि उनकी दुर्दशा, कोट अनकोट मैं कह रहा हूं कि उनकी दुर्दशा एससी एसटी से भी गई बीती है, उस समाज के लिए आपके जुबान पर ताले लग जाते हैं। इस राजनीति को कैसे देखते हैं आप लोग? और इस राजनीति के बरक्स पसमानदा
समाज में क्या बातचीत चल रही है और क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है, तो कांग्रेस का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है और एक ज़माने में बीजेपी को भी सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब बीजेपी उससे बहुत बाहर निकल आई है। आप देखेंगे बीजेपी के संगठन में और उसकी सरकार में उन्होंने सामाजिक न्याय को लेके अपना पॉलिसी का अंग बनाया है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का अभी अब तक रिकॉर्ड बहुत खराब है सामाजिक न्याय। बाकायदा इन लोगों का विरोध प्रदर्शन भी आपने बताया कि जनगणना करके रखा है, लेकिन उसकी नहीं किया। देखिए अब विडंबना देखिए कि इस कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का किसको बना रही है? एक नॉन कांग्रेसी बाहर से एक शायर को उठा के जो मुशायरा वशायरा पढ़ता है। यानी कांग्रेस के पुराने मुस्लिम कार्यकर्ता, चलिए अशराफ को ही आप बना दीजिए, मैं नहीं कहता हूं, फिर भी वो कुछ कांग्रेस की आइडियोलॉजी वगैरह जानता होगा और वो संघर्ष से निकला है, पॉलिटिकल आदमी। लेकिन आप एक शायर को, तो आप ये समझते हैं कि मुस्लिम समाज में एक शायर को, एक मौलाना को, एक गुंडा को मैनेज कर लीजिए, मुस्लिम समाज का सारा वोट मिल जाएगा? तो अब सामाजिक सुधार करने के लिए, कुरीतियां दूर करने के लिए तो खून पसीना लगाना पड़ता है ना। जो मोदी जी रिस्क ले रहे हैं, मोदी जी ने 53 तलाक लाया, वो जानते हैं, बार बार वो पसमानदा की बात कर रहे हैं, वो जान रहे कि पसमानदा वोट नहीं देगा। वो अपने कार्यकर्ताओं से कह भी रहे हैं कि तो वोट के चक्कर में मत पड़ो, उनको जोड़ो, क्योंकि वो राष्ट्र के निर्माण में पड़ रहे हैं कि हम इनको पीछे नहीं छोड़ सकते, ये उनका। हालांकि देखिए एक बात मैं भी कहूं, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लोग इस बात को लेकर अभी जो है उसमें है, ससोपंज जिसको कहते हैं, आगे पीछे, इसलिए प्रधानमंत्री के अलावा और कोई बोलता भी नहीं। मैं ये भी बता दूं, मैं चूंकि मोदी जी का सपोर्टर हूं कि वो देश की सुधार कर रहे हैं, तो मुझे भी एक उम्मीद है, मैं एक देश का नागरिक हूं, अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद रखना मैं समझता हूं कि कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं अपने प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद रख रहा हूं तो इसमें कोई गलत नहीं है, और मोदी जी लगातार इस बात को कह रहे हैं, उनका कहना ही मैं बहुत बड़ी बात समझता हूं। लेकिन जो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जो सामाजिक न्याय की पार्टियां, देखिए ये सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, लेकिन इनको भी मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय नहीं चाहिए। बस चंद अशराफ को ये मैनेज कर लेते हैं। वो अशराफ कौन होगा? गुंडा होगा, मौलाना होगा, या कोट टाइप पहने वाला लिबरल सेकुलर कम्युनिस्ट टाइप का होगा, या फिल्मों में नाचने गाने वाला। वो सारे मुसलमानों का वोट दिलाता है कि भाजपा आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही लोग कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहते थे उस जमाने में, जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनवा रही थी तो कांग्रेस हिंदू पार्टी है, गांधी जी राम राज लाना, जो हिंदू राज का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, यही आरोप गांधी जी पे था एक जमाने में कि गांधी जी राम राज लाना चाह रहे, इसीलिए हम गांधी जी के साथ नहीं जाएंगे। तो ये पूरा खेल तमाशा है अशराफ वर्ग का, और अशराफ वर्ग बहुत अच्छे से तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियों को मैनेज कर लेता है, और सेकुलर लिबरल पार्टियां भी सोचती है कि जब भाईजान सारा वोट दिलवा रहे हैं तो क्या जरूरत है इसमें मारामारी करने की। मैं बताऊं कि पसमानदा समाज वैसे ही विविधताओं वाला समाज है जैसे हिंदू समाज है इस देश का। आपने मिथिलांचल की बात की, वहां का जो पसमानदा होगा वो मैथिली बोलता है। मैं उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोलने वाला हूं, यहाँ का हिंदू भी भोजपुरी बोलता है, मैं भी भोजपुरी बोलता हूं। तो आप मिथिलांचल के पसमानदा से और और जो है आप गुजरात के पसमानदा से मैच नहीं करा पाएंगे। गुजरात का पसमानदा गुजरात के हिंदू की तरह होगा, मिथिलांचल का पसमानदा मिथिलांचल के हिंदू की तरह होगा, ये साम्यता है। लेकिन अशराफ अगर होगा तो कलकत्ते का अशराफ हो, चेन्नई का अशराफ हो, अहमदाबाद का अशराफ हो, दिल्ली का है, पटना का अशराफ हो, ये सब शेरवानी पहनते हैं, बिरयानी खाते हैं, उर्दू बोलते हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह से होते हैं। पसमानदा अलग अलग है। कोई साउथ वाला है तो वो खाएगा, क्या बोलते हैं उसको, साउथ के जो डिशेज हैं, ये क्या बोलते हैं, डोसा खाएगा, बड़े खाएगा। और जो है उत्तर प्रदेश पूर्वांचल वाला, बलिया गाजीपुर वाला, तो दाल भात खाएगा। बिरयानी का, हमारे शादी में आज भी बिरयानी नहीं बनती है। जी पेलोग जी। भारतीय प्रधानमंत्री को एक और मोर्चे पर लड़ना पड़ता है, और वो उनके जो कट्टर समर्थक हैं, जो हिंदू समर्थक हैं, क्योंकि अब वो लोग भी जिस मोदी पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगता रहा है पिछले 22 साल, तो उनको वो धोने में लगा। अब उन्हीं को उनके कट्टर समर्थक मौलाना मोदी बुलाते हैं। और आपने जो बात कही, क्योंकि मोदी इस चीज से उभर चुके हैं कि वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाए। वरना उत्तर प्रदेश के उस गांव का उदाहरण बार बार दिया जाता है जहां पर 3000 घर बनाए गए, 3000 शौचालय बने, लेकिन वहां वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को 200 या 150, और जो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका था। प्रधानमंत्री तो दो तरफा फांस में फंसे हुए हैं, लेकिन एक जो मुस्लिम आबादी है, बड़ी आबादी, मुझे लगता है कि 80-90% पसमानदा आबादी है, वह किस फांस में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे ये चीज समझ में नहीं आ रही है जो आप इतने क्लियरली देख पा रहे हैं। वह रजाकार ओवैसी की उस बात को क्यों नहीं समझ पाता है कि वह
वो अचकन और शेरवानी पहनकर जो सख्त उर्दू में वह अपनी नुमाइश करते हैं और बेकार की बातों पर, कभी वक्त के मुद्दे पर, कभी 3 तलाक के, और केवल डर की राजनीति कि तुमको दूसरे दर्जे का मुसलमान बनाया जा रहा है, नागरिक बनाया जा रहा है। जबकि भाजपा पिछले 10 साल से है शासन में, ऐसा क्या कर दिया है भाजपा ने? मुझे तो कुछ नहीं दिखता। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। देखिए, जहाँ तक वोट मिलने की बात है, मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आपको बताऊँगा। किसी विचारधारा को समाज में स्थापित करने में और उसके स्थापना के बाद उसको वोट में कन्वर्ट होने में एक लंबा समय लगता है। आप ये स्वयं आरएसएस और जनसंघ और भाजपा तक के आने में आप देख सकते हैं कि मुझे याद है बचपन में किसी को जनसंघी कह दीजिए तो ये गाली की तरह यूज होता था। जो जनसंघ का मेंबर भी होता था वो भी कहता ना 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 भैया हम जनसंघी नहीं है ना। तो ये एक हालत थी कि हिंदू खुद एक उस तरह की राजनीति कर नहीं अपने को बचा के रखता था, लेकिन आज हिंदुओं ने बड़ी संख्या में ये भारतीय बचपन क्या साहब, ये तो हम लोगों का जो अभी तक जी जी 2010 वर्ष तक, मतलब जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में हम लोगों को सिंगल आउट किया जाता था और बाकायदा कहा जाता था कि देखो देखो संघी गुंडे हैं। जी। जी जी। तो इस तरह की बातें रही हैं, तो एक समय लगा हिंदू समाज को भी बात समझ में, और अभी भी पूरा तरह से ये बात हिंदू समाज को समझ में नहीं। तो मुस्लिम समाज और विशेष रूप से जो आप पसमानदा की बात करें तो बहुत रेडिकलाइज है। मैं पहले समस्या बताऊं फिर समाधान। और इसको तबलीगी जमात, जमाते इस्लामी, अशराफ वर्ग में देखिए, जब उनका डाउनफॉल हो रहा था अंग्रेजों के आने के बाद, तो उन्होंने इस्लामिक तहरीकें शुरू की। उनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। अगर इस्लाम से लेना देना होता तो जब औरंगजेब थे उस वक्त भी तबलीगी जमात चल रही होती, सारा कुछ हो रहा होता, मदरसे खुल रहे होते। मदरसा कब इन लोगों ने खोलना शुरू किया? अंग्रेजों के आने के बाद। तो एक सांप्रदायिकता का खेल खेला गया ताकि एक मुश्त ये जो पूरा मुसलमान हमारे पीछे आ जाए इस्लाम धर्म के नाम पे। तो वो रेडिकलाइज है, तो उसका रेडिकलाइजेशन दूर होने में एक समय लगेगा। ये एक बात है। दूसरा, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और पार्टी की तरफ इस तरह से कम्युनल माहौल जब बनता है, सांप्रदायिक बनता है, तो एक उसमें भी एक वो हो जाता है कि फिर आदमी अशराफ पसमानदा छोड़ के उसको लगता है कि नहीं यार भाजपा आ जाएगी। तो ये बात होगी। आप उत्तर प्रदेश चुनाव में देखिए, लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ये कामयाब हो गए, जबकि मध्य प्रदेश में वो नहीं चल पाया। अब मैं आप बताता हूँ उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में मैं पॉजिटिव बातें करता कि वोट कहाँ मिला कहाँ नहीं मिला। ठीक है, लोकसभा चुनाव में तो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा था, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि अगर हम उस प्रधानमंत्री के पीछे खड़े होते हैं जो हमारे सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो अगर हम एक हमारा एक ही वोट है, अब उस वोट से अगर उस प्रधानमंत्री की मदद करते हैं तो उस प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ेगा। हम सीट जिता पाए चाहे हम अपनी जिम्मेदारी करें। तो हमने आह्वान किया, उस हिसाब से वो चीज नहीं परिणित हो पाई, वो एक अलग चीज है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जो पसमानदा चेयरमैन चुने गए वो तीसरे नंबर पे थे। पहले पे सपा, दूसरे बसपा, तीसरे पे भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस और ये जो भाईजान की आप बात कर रहे थे शेरवानी वाले ओवैसी, ये उससे पीछे थे। तो ये एक मैं बहुत पॉजिटिव चीज समझता हूँ कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी ने भागीदारी दी, एक पसमानदा समाज का मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक मुस्लिम मंत्री है वो पसमानदा समाज से आता है। और जो मदरसा बोर्ड है या फिर उर्दू का जो अपना आयोग है, या फिर जो अल्पसंख्यक आयोग है, सैफी साहब उसमें बने थे जो बढ़ई जाति से है, तो उसको वो निकाय चुनाव में दिखाई भी दिया। लेकिन लोकसभा में अब आइए हरियाणा में दो दो सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा को टिकट दिया था। एक कैंडिडेट उनका सेकेंड पोल करता है, हालांकि वोट के बीच मार्जिन बहुत थी, लेकिन सेकेंड पोल करना, रनर अप होना बड़ी चीज है। दूसरा जो इनका कैंडिडेट था वो थर्ड पोजीशन ले आता है। और एक बात बता दूं, एक बहुत बड़ी पार्टी है आपकी जो एकदम जेल में जिसके लोग बहुत आते जाते रहते हैं, ताल ठोक के गई थी कि हम कांग्रेस के साथ नहीं, हम अकेले हरियाणा जीत लेंगे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट लेके आया भाजपा का पसमानदा प्रत्याशी। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है, अगर पार्टी काम करती है और समाज भी जुड़ता है तो स्थिति में परिवर्तन होगा, पहली चीज। अब मैं बता दूं, जो समाज यानी हिंदू समाज, पसमानदा समाज, आप और हम दोनों ऐसे उदाहरण हैं, और हम अपने जमीन से जुड़े उदाहरण आप भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, ऐसे गुथे हुए हैं। आप पसमानदा समाज, हिंदू समाज का जो सामाजिक ताना बाना है, चाहे चाहे भाषा का हो, चाहे वेशभूषा का हो, चाहे शादी ब्याह का, मरनी जियनी शादी ब्याह में आप हमारे क्षेत्र में हिंदू और पसमानदा को छांट नहीं सकते। तो जो सामाजिक ताना बाना है, जब सामाजिक रूप से हम ऐसे गुथे हुए हैं तो ये चीज राजनीति में भी देखी जा सकती है।
अब ये डिपेंड करता है कि जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इस सामाजिक ताने-बाने को, इस सामाजिक जुड़ाव को राजनीति में ले आ पाते कि नहीं, ये उनका कौशल है, ये उनके ऊपर छोड़ दिया है। हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज में चलते हैं, तो मैं इस भारत की भूमि से, जहां एक ही जगह आम भी निकलता है, उसी के बगल में नीम भी निकलता है, और सदियों से हम रह रहे हैं एक साथ। पसमानदा तो मुसलमान होने से पहले से यहाँ है ना, हम तो अरब ईरान से आए नहीं, भाईजान लोग आए हैं जो हमेशा दम भरते रहते हैं कि हम घोड़े पे बैठ के आए थे, हमने ये जमीनें लूट लिया, वो जमीन, वही सब जमीनें वक्फ बोर्ड से सब कब्जा किए। जब पाकिस्तान गए नहीं, थे वो तो भी नहीं हाँ, आए मैं बोल हैं, जी बहरहाल। जी बहरहाल वो हाँ भी नहीं आए जी जी हैं, लेकिन खैर। तो जी जी। नहीं, वो दावा यही करते हैं ना कि हम वहां से चले आए, यहाँ से हमारे बाप दादा ने ये किया, हमने भारत को जीता और ये किया वो किया। जब पाकिस्तान जाने लगे तो जमीनें छोड़ के गए, तो क्या, तो फलाने ने वक्फ करके गए हैं, ये सब झूठ बोलते। जब जमींदारी उन्मूलन लगा तो क्या, ये हमारी जमीनें वक्फ हो गई। ये सब वक्फ में जितनी जमीनें हैं वो सब बचाने के लिए वो सिस्टम बनाया गया, और उसमें भारत सरकार की पावर से ही उसको बचाया गया। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है सरकार की। तो ये रहा है। तो देखिए, जुड़ेगा जरूर जब पार्टी। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कैसे भारतीय जनता पार्टी के जमाने में मनुवादी पार्टी या ओबीसी एसटी एसटी की विरोधी पार्टी कही जाती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने, जो मोदी युग आया, उसने हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस किया, अपने संगठनों में जगह दिया, ओबीसी एससी एसटी को सरकार में जगह दिया। आप देखिए भाजपा का दो राष्ट्रपति ब्राह्मण है ही नहीं। आप समझ लीजिए, ओबीसी भी नहीं है, एक दलित समाज से थे और एक आदिवासी समाज से। खैर, राष्ट्रपति सबका होता है, वो दलित आदिवासी नहीं होता है, लेकिन जो सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी हिंदू और एससी एसटी हिंदू भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने एक करके दिखाया। और आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये लेबल मनुवाद और ब्राह्मणवादी पार्टी का था, ये बहुत हद तक धुल चुका है। उसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस करते हुए अपने संगठन में जगह देती है, जी सरकार में जगह देती है, तो निश्चित ही स्थिति बदलेगी। जी मैं ये नहीं कहता कि उसी तरह से बदलेगी, फिर जी समाज में भी एक उम्मीद आएगी और समाज जुड़ने का प्रयास करे। तो ये राजनीतिक लोग अगर चाहें तो हमारे जो सामाजिक ताना बाना है उसका इस्तेमाल ये राजनीति में कर सकते हैं, ऐसा कोई कोई जी। बात नहीं। जी और वैलोक जी। दर्शकों, श्रोताओं, डॉक्टर फैजी ने जो एक बात कही वो बहुत ध्यान देने की है कि सामाजिक तौर पर जो हम गुथे हुए हैं, पसमानदा समाज, यानी 80 से 90% जो मुस्लिम आबादी है। आप देखिए, आप अपने नानी गांव जाइए, आप अपने दादी गांव जाइए, एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो आप उसको देखकर नहीं कह सकते कि यह हिंदू है कि मुसलमान है। हमारे नाना के समय के जो लोग हैं वो धोती पहनते हैं। अब चारखाने की लुंगी आई है, अब जब मेरे रेडिकलाइजेशन नाना जी हुआ। भी धोती पहनते थे। जी जी। अब जब रेडिकलाइजेशन हुआ है तो भले ही वो चारखाने की लुंगी आ गई है, या फिर मान लीजिए कि वो हिजाब का चलन बढ़ा है, लेकिन वो एक अलग रेडिकलाइजेशन चल रहा है। दूसरे जो डॉक्टर फैजी बता रहे हैं कि समाज में इनके जैसे लोगों की भी संख्या बढ़ रही है, तो इस चीज को गौर करना है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, और प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर ये बात आ रही है, तो आप समझिए कि देश में किस स्तर पर ये बात सोची जा रही है कि आप केवल हिंदू समाज को जाति जाति में करके नहीं कर सकते हैं, और मुसलमानों के एक पूरे वर्ग को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। इसी मसले पर हम डॉक्टर फैजी से लगातार बात करेंगे, डॉक्टर फैजी से और भी अन्य मसलों पर बात करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, और डॉक्टर फैजी को तब तक के लिए देखते रहिए व्यालोकवाणी। आप लोग जितना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं बनाए रखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो मिलता रहे आपको। और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय सिया राम, जय मां भवानी।